एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर थर्ड से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो मैं दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हमें 2013 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जीएस के चारों पेपर प्लस ऑप्शनल हिस्ट्री, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी, मैं चारों को आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। 2001 से लेकर ऑप्शनल अभी तक 2025 तक, उसके बाद जीएस पेपर 2013 से लेकर अब तक जितने पेपर हुए हैं सबको मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भूमिका के बाद मेन बॉडी पार्ट, मुख्य भाग, उसके बाद हम कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेंगे। 3 स्टेप में एक प्रश्न का उत्तर हम देंगे। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है, बादल फटना अत्यल्प समय में अत्यधिक वर्षा 100 मिलीमीटर या अधिक प्रति घंटा की घटना है, जो विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा जन धन की भारी हानि का कारण बनती है। उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता इसे अधिक जोखिमग्रस्त बनाती है। एनडीएमए ने इसके प्रभावों को कम करने हेतु बहुआयामी उपाय सुझाए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। एनडीएमए के प्रमुख सुझाव एवं आवश्यक उपाय। पहला पॉइंट है, पूर्व चेतावनी प्रणाली को डॉपलर रडार उपग्रह एवं आईएमडी के रियल टाइम पूर्वानुमानों से सुदृढ़ करना। दूसरा पॉइंट है, जोखिम मानचित्रण कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा निर्माण गतिविधियों का नियमन करना। अगला पॉइंट है, भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड प्रबंधन हेतु ढलानों का स्थिरीकरण, तटबंध और जल निकासी व्यवस्था विकसित करना। अगला पॉइंट है, भूमि उपयोग नियोजन के माध्यम से नदी तटों एवं उच्च जोखिम क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक। अगला पॉइंट है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल तथा जन जागरूकता अभियान चलाना। अब हम अगले पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट है, आपदा रोधी अवसंरचना एवं पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप सड़क, पुल तथा भवनों का निर्माण। अगला पॉइंट है, वनों का संरक्षण एवं वनीकरण द्वारा जल धारण क्षमता बढ़ाना तथा मृदा अपरदन कम करना। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, अतः एनडीएमए के दिशा निर्देशों, वैज्ञानिक तकनीकों, सतत विकास तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी के समन्वित क्रियान्वयन से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के दुष्प्रभावों को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उग्र अनुसरण एवं शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए
किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। हम सबसे पहले मुख्य भाग पर भूमिका लिखेंगे। भूमिका है आतंकवाद की बदलती प्रकृति के कारण पारंपरिक युद्ध के स्थान पर उग्र अनुसरण हॉट परस्यूट तथा शल्यक प्रहार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सीमित एवं लक्षित सैन्य कार्रवाइयाँ आधुनिक सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। इनका उद्देश्य आतंकवादी ढांचों को न्यूनतम पार्श्व क्षति के साथ निष्क्रिय करना होता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। युद्ध नीतिक प्रभाव देखेंगे, क्या क्या प्रभाव। आतंकी अवसंरचना का विनाश तथा नेतृत्व क्षमता को कमजोर करना। दूसरा पॉइंट है निरोधक प्रभाव उत्पन्न कर भविष्य के आतंकी हमलों की संभावना कम करना। फिर अगला पॉइंट है त्वरित एवं सटीक कार्रवाई द्वारा सीमित समय में सैन्य उद्देश्य प्राप्त करना। फिर अगला पॉइंट है पूर्ण युद्ध से बचाव जिससे आर्थिक एवं मानवीय क्षति कम होती है। अगला पॉइंट है सैन्य मनोबल एवं जन विश्वास में वृद्धि तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश कि राज्य अपनी सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। अब हम सीमाएं एवं चुनौतियां देखेंगे, क्या क्या सीमाएं चुनौतियां हैं। प्रतिशोध स्वरूप तनाव बढ़ने और संघर्ष के विस्तार की आशंका हमें देखने को मिलती है। दूसरी चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संप्रभुता से जुड़े प्रश्न। अगला पॉइंट है खुफिया सूचना की त्रुटि से नागरिक हानि एवं कूटनीतिक आलोचना। अगला पॉइंट है केवल सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद का अस्थायी समाधान संभव नहीं है, वैचारिक वित्तीय एवं सामाजिक पहलुओं पर भी कार्य आवश्यक है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। उग्र अनुसरण एवं शल्यक प्रहार आतंकवाद रोधी रणनीति के प्रभावी सैन्य उपकरण हैं, किंतु इनकी सफलता सटीक खुफिया तंत्र कूटनीतिक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान तथा व्यापक आतंकवाद रोधी नीति के साथ ही सुनिश्चित होती है। भारत की शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस नीति इस संतुलित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका है आतंकवाद अब केवल राजनीतिक या वैचारिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण डिजिटल तकनीक और अवैध वित्त पोषण के कारण यह एक संगठित एवं प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। विभिन्न आतंकी संगठन संसाधनों भर्ती प्रचार तथा प्रभाव क्षेत्र के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आतंकवाद के प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग बनने के कारण पहला पॉइंट है भर्ती की प्रतिस्पर्धा। आईएस, अलकायदा, बोको हराम जैसे संगठन युवाओं को आकर्षित करने हेतु सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्रचार का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है वित्तीय संसाधनों की होड़। मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती, अवैध खनन, हवाला एवं साइबर अपराध से धन जुटाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है तकनीकी नवाचार। ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार, क्रिप्टो करेंसी तथा साइबर हमलों का बढ़ता प्रयोग। फिर अगला पॉइंट है वैश्विक नेटवर्किंग। सीमा पार आतंकवाद, विदेशी लड़ाकों की भर्ती तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। फिर अगला पॉइंट है प्रचार एवं प्रभाव। अधिक घातक हमलों द्वारा मीडिया का ध्यान आकर्षित कर भय का वातावरण बनाना। हम प्रभाव देखेंगे क्या क्या प्रभाव है।
राष्ट्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, आर्थिक निवेश, पर्यटन एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। अगला पॉइंट है सामाजिक ध्रुवीकरण तथा मानवीय संकट में वृद्धि। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। आतंकवाद के इस बदलते स्वरूप से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग FATF के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण, उन्नत खुफिया तंत्र, साइबर सुरक्षा तथा युवाओं के डीरेडिकलाइजेशन पर समान रूप से बल देना आवश्यक है। यही दीर्घकालिक एवं प्रभावी आतंकवाद रोधी रणनीति का आधार होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। हम भूमिका सबसे पहले लिखेंगे। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर स्थलीय एवं 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा है। विविध भौगोलिक परिस्थितियों तथा कुछ पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध सीमा प्रबंधन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सीमा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला पॉइंट है दुर्गम भूभाग, हिमालयी क्षेत्र, रेगिस्तान, घने वन एवं दलदली क्षेत्र निगरानी को कठिन बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट है सीमा पार आतंकवाद, विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घुसपैठ। फिर अगला पॉइंट है अवैध प्रवासन एवं तस्करी, बांग्लादेश एवं म्यांमार सीमा पर मानव पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी हमें अक्सर देखने को मिलती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे सीमा विवाद, चीन के साथ एलएसी पर अतिक्रमण एवं सैन्य तनाव आदि। अपर्याप्त अवसंरचना के बारे में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार एवं निगरानी सुविधाओं की कमी है। अगला पॉइंट है स्थानीय सामाजिक आर्थिक समस्याएं जिनका दुरुपयोग सत्तापूर्ण तत्व करते हैं। अब हम प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की रणनीतियों के बारे में देखें, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। पहला पॉइंट है स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन, सेंसर, थर्मल इमेजर एवं उपग्रह निगरानी का विस्तार करना। दूसरा पॉइंट है सीमावर्ती अवसंरचना का तीव्र विकास, सड़क, सुरंग, पुल एवं संचार नेटवर्क। तीसरा पॉइंट है सीमा सुरक्षा बलों BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, विभ्रांत विलेज प्रोग्राम ताकि स्थानीय समुदाय सुरक्षा में भागीदारी बने। अगला पॉइंट है पड़ोसी देशों के साथ समन्वय, संयुक्त गश्त, खुफिया जानकारी साझा करना तथा सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। अगला पॉइंट है एकीकृत सीमा प्रबंधन एवं आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है प्रभावी सीमा प्रबंधन केवल सैन्य सतर्कता का विषय नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, कूटनीति, अवसंरचना विकास और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का समन्वित प्रयास है। सुरक्षित एवं सुदृढ़ सीमाएं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और विकास की आधारशिला है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूँ। अगर आपने इन सभी 5 प्रश्नों को डेली तैयार करते हैं तो आप UPSC के सभी पेपरों में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्रश्न है गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बेहद चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग
किस प्रकार हुआ है। उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए। हम सबसे पहले भूमिका पर लिखें चलेंगे। डिजिटल क्रांति ने संचार को सरल बनाया है, परंतु आतंकवादी संगठन, उग्रवादी समूह, साइबर अपराधी तथा अन्य गैर राज्य अभिकर्ता इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग कर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हाल के दुष्प्रयोग देखें। पहला पॉइंट है सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार एवं युवाओं की भर्ती। दूसरा पॉइंट है फेक न्यूज, डीप फेक एवं दुष्प्रचार द्वारा सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा को भड़काना। फिर अगला पॉइंट है साइबर हमलों द्वारा बैंकिंग, स्वास्थ्य एवं सरकारी संस्थानों को निशाना बनाना। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों का समन्वय। फिर अगला पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी एवं डार्क वेब द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण एवं अवैध हथियारों की खरीद। फिर अगला पॉइंट है ड्रोन एवं जीपीएस तकनीक के माध्यम से सीमा पार तस्करी और हथियारों की आपूर्ति। अब हम प्रभावी सुझाव क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। पहला पॉइंट है साइबर सुरक्षा अवसंरचना एवं सर्टिन जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की उत्तरदायित्व एवं त्वरित कंटेंट मॉडरेशन सुनिश्चित करना। फिर अगला पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी एवं खतरे की शीघ्र पहचान। फिर अगला पॉइंट है डिजिटल साक्षरता तथा फेक न्यूज के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। फिर अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना साझाकरण तथा साइबर अपराधों पर समन्वित कार्रवाई करना। अगला पॉइंट है डेटा संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी सुदृढ़ करना, संस्थागत क्षमता तथा जन जागरूकता का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। यही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा डिजिटल लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का आधार है। इसका पीडीएफ मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होने के बाद मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।